नमस्कार, मी स्वीटी आणि आपण बघत आहात वीकेबी न्यूज। चला बघूया आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या। आज राज्यभरात ईव्हीएम विरोधात काँग्रेसचं आंदोलन आहे। यावर बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की महायुतीमध्ये आम्ही सर्वांनी जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे। महाविकास आघाडी अजूनही पराभवातून बाहेर निघत नाही। महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी शरद पवार गट म्हणत आहे की ईव्हीएमचा घोळ नाही आणि दुसरीकडे काँग्रेसवाले ईव्हीएमवर खापर फोडत आहे। हा नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा भाग आहे। महायुतीमध्ये आम्ही सर्वांनीच जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे आणि जनतेचा विश्वास जेव्हा आमच्यावर जनतेने टाकला तेव्हा अजूनही महाविकास आघाडी या पराभवातून बाहेर निघत नाही आणि महाविकास आघाडीचे नेते शरद पवारजी, सुप्रिया सुळे आणि सर्वांनीच म्हणजे एक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार म्हणतात की ईव्हीएमचा दोष नाही आहे आणि दुसरीकडे काँग्रेस म्हणताय की ईव्हीएमवर खापर फोडताय। मला वाटतं हा नरेटिव्ह तयार करण्याचा भाग आहे। म्हणजे जे काही पद गेली आहे विधानसभा निवडणुकीत, जी काही त्यांची नामुष्की झाली आहे, ही नामुष्की पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वेळी येऊ नये। म्हणजे हारले ते निवडणुकीत पराभव झाले की ईव्हीएम चुकीची आहे, या पद्धतीचा एक नरेटिव्ह, नवीन नरेटिव्ह या महाराष्ट्रात तयार करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस पार्टी करत आहे। पण खरं तर आज मारामारी सुरू आहे काँग्रेसमध्ये। काँग्रेसची मारामारी, अंतर्गत लाठाळ्या आणि काँग्रेसवर जनतेचा गेलेला विश्वास, तो विश्वास जो गेलाय तो काही परत मिळणार नाही। त्यामुळे ईव्हीएमवर फार आंदोलन करून जनता काही ते आंदोलन आता ऐकत नाही, जनता त्या आंदोलनाला दखल घेत नाही। तेच नेते उभे राहतात, तेच नेते फोटो काढतात। आता ईव्हीएमचं जे आंदोलन आहे हे फोटो काढण्यापुरतं राहिलेलं आहे। एकीकडे शहर पोलीस आणि महानगरपालिकेतर्फे शहरात फुटपाथ मोकळे करण्याची, अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई जोरात सुरू आहे, तर दुसरीकडे अतिक्रमण कारवाईत दुकानातील फर्निचर साहित्य नेल्यामुळे पोटपाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचा संताप व्यक्त करीत दिव्यांग बांधवांनी महापालिका मुख्यालयात फुलझाडे कुंड्यांची तोडफोड केली। विदर्भ विकलांग संघर्ष समिती अध्यक्ष गिरीधर भजबुजे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले। त्यांच्या फर्निचर साहित्य अतिक्रमण विभागाने उचलून नेल्याने त्यांनी अंगावर रॉकेल टाकून स्वतः जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तातडीने मनपा सुरक्षा रक्षक पोलिसांनी त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडला। विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दरम्यान थेट विधान भवन प्रवेशद्वारापर्यंत या दिव्यांग संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात दिव्यांग बांधवांनी धडक दिली होती। याचा सूड या पद्धतीने प्रशासनाने उगवल्याचा आरोप संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भजबुजे यांनी केला। देखो, आज असल में दिव्यांगों को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है। महानगर पालिका ने, सरकार ने कहीं का नहीं छोड़ा है। हमारे लिए 200 स्क्वायर फीट का जेआर निकाला है महानगर शासन ने, उस पर राज्यपाल की मोहर तक है। राज्यपाल की मोहर होने के बाद में इस पर ये अमल बजावनी नहीं कर रहे। हमने 2019 में मैंने फॉर्म फिलअप किया था महानगर पालिका में जगह व्यवसाय के लिए। उस पर मैंने फॉर्म फिलअप करने के बाद में इन्होंने आके उस पर मौका चौकसी की है। मौका चौकसी करने के बाद पॉजिटिव अव्वल तक के दिए इन्होंने। अव्वल देने के बाद में इन्होंने 2020 में उसको पेंडिंग कर दिया। 2020 से आज तक के मैं एनएमसी की चक्कर काट रहा हूँ, एनएमसी के चक्कर काट रहा हूँ। और हर साल जो यहाँ पे हिवाड़ी अधिवेशन होता है उसमें हमने शांतिपूर्वक मोर्चा किया। उसके मोर्चे में हमने एक ही डिमांड की कि हमारी जो शासन निर्णय है उसको लागू किया जाए। उसके बाद में आज तक के हमारे पर कोई कर्मचारी है उनको भी मैंने अपना केस नंबर दिया हूँ। इसके बाद में भी इन लोग ने क्या किया है, हाईकोर्ट का उल्लंघन किया है। ये मेरे आज मेरा यहाँ पे इतना, मैंने अपने ऊपर में तेल डाला हूँ, मैं माचिस लगाने वाला था लेकिन अधिकारी साहब ने उसकी माचिस छीन ली मेरी। मेरे को 2024 में महानगर पालिका ने 95,000 रुपये अनुदान दिया, काय के लिए दिव्यांग सक्षम होना चाहिए। तो वो मैंने 95,000 रुपये लिया हूँ, 1 लाख रुपए अलग से लगाया हूँ। मैंने उसका व्यवसाय का फर्नीचर का पूरा सामान लाया, मैंने अपनी जगह दुकान पे लगाया हूँ। मेरी दुकान ओपन नहीं थी, मेरी दुकान बंद थी। मेरी बंद हुई रस्सी से पाल बंधी हुई दुकान, अतिक्रमण का दस्ता वहां पे आया है मेरे पीठ पीछे। उन्होंने आया, रस्सी खोला, पाल फाड़ा, वहां पे जितना माल जो ले जा सकते थे वो लेकर गए, बाकी उसने जितना नहीं ले जा सकते थे वो तोड़फोड़ किया है।
इसलिए मैं इसकी मेरे को खबर तब पता चली आज जब मैं जुमे की नमाज पढ़ के मैं रिटर्न जब घर पे आया हूँ खाना खाने के लिए, जब मैंने मोबाइल का स्विच ऑन किया तो मुझे फोन आने लगे मेरे दुकान स्थल से कि भैया तुम्हारी पूरी दुकानदारी उठाकर लेके गए, तोड़ तोड़ करके गए। मैं वहां से निकला हूँ, मेरे दिव्यांग भाइयों को जमा किया हूँ, वहां से आया यहाँ पे मैंने अपने ऊपर में मट्टी का तेल डाला हूँ। ये तुम हम दिव्यांगों की मदद भी करते हो, एक तरफ से 95,000 रुपए देके और दूसरी तरफ से अतिक्रमण में उठा के पूरा माल भी लेकर जाते हो। ये ऑलरेडी मेरी एक फॉर्म भर के यहाँ पे सिविल कॉर्पोरेशन में जो अतिक्रमण विभाग है वहां पे मेरा आज भी एक फॉर्म सबमिट होके रखा हुआ है। पुराना माल मेरा इन्होंने अभी तक दिए नहीं, लेकिन ये हाई कोर्ट की पिटीशन का इन्होंने उल्लंघन किया है। बस ये मेरा अंदर का भाव था, मैंने निकाला। ये आज भी हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितना मेरा माल इन्होंने 95,000 रुपए का इन्होंने हमको अनुदान दिए, तो वो भी मुझे रिटर्न चाहिए। जो नुकसान इन्होंने किया है वो मेरा नुकसान की पूरी भरपाई मुझे आज चाहिए। सबसे पहले तो ये जो कहानी की शुरुआत है असेंबली के पहले से हो चुकी है। जब हिवाड़ी अधिवेशन था तो हमारा संगठन का मोर्चा निकला था, जिस संगठन में हमारी मुलाकात भानुकोटी जी साहब के साथ में हुई थी और उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि जो 200 स्क्वायर फीट का जीआर है उसके हिसाब से आपके दुकानों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये कार्रवाई जो अभी इनको जब से महसूल मंत्रालय मिला तो इन्होंने कार्रवाई के जो प्रशासन को जो आदेश आए हैं तो सभी को इन्होंने आदेश इन्होंने दिया गया। तो हमारे ऐसे मित्र थे शेख इकबाल जी जो नेशनल प्लेयर भी है वॉलीबॉल के, अभी उन्होंने गडकरी महोत्सव में गोल्ड मेडल लाया है और वो अपना फर्नीचर का व्यवसाय करके अपना गुजर बसर भी कर रहे हैं। इस तरह से एक तरफ तो सरकार इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मदद करती है और दूसरी तरफ उनके दुकानों को तो उनके रोजगार को तोड़ के इस तरह से जो सरकार दो तरफा नीति चला रही है, तो इस तरह से ये जो सरकार की नीतियों का हम विरोध करते हैं। हमने हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर किया है, पिटीशन का नंबर आ चुका, सभी अधिकारी को उसकी हमने जानकारी दी, फिर भी इन्होंने हाई कोर्ट की पिटीशन को न मानते हुए एक दिव्यांग के दुकान को उन्होंने हाथ लगाया। इन्होंने जीआर का उल्लंघन किया है, इन्होंने पिटीशन का उल्लंघन किया है और ऐसे कायदा न मानने वाले अधिकारियों को, सभी अधिकारियों को ये बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे हमारी सरकार से डिमांड रहेंगी और अब ऐसे हम गृह मंत्री साहब को लेटर भी देंगे। लेकिन सबसे पहले वो हरामखोर भानुकोटी जी से हमारा ये कहना है कि अगर आपने दोबारा अगर ऐसी कार्रवाई की तो इस बार ये बाहर तोड़फोड़ हुई, अगले बार हम अंदर तोड़फोड़ करने वाले हैं, हम आयुक्त की गाड़ियां फोड़ने वाले हैं और अगर समय आया तो हम आपकी भी गाड़ियों को छोड़ने वाला नहीं है। एक दिव्यांग की अगर दुकान आप तोड़ेंगे तो आपकी 10 गाड़ियां हमारा दिव्यांग जरूर फोड़ेगा। ऐसा हम इस मन से आह्वान करते हैं। बेकायदेशीरपणे गॅस सिलेंडर रिफिलिंग करणारे लोक कारवाई होऊन देखील थांबायला तयार नाही, त्यामुळे पुरवठा विभाग देखील सतर्क झाला आहे। गुरुवारी पुरवठा विभागाच्या पथकाने पोलिसासह यशोधरानगरमध्ये छापा टाकला। यावेळी 2 आरोपींना अटक करण्यात आली आणि एक वजन यंत्र आणि एक टिल्लू पंप तसेच 32 सिलेंडर जप्त करण्यात आले। आरोपी विरोधात यशोधरानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। एफडीओ विनोद काळे म्हणाले की गॅस सिलेंडर बेकायदेशीरपणे भरले जात असल्याची गुप्त माहिती मिळाली होती। या आधारावर पथकाने यशोधरानगर परिसरातील कांतानगरमध्ये छापा टाकला। गॅस सिलेंडरने भरलेली एक 3 चाकी ऑटो कॉलनीत प्रवेश करताना आढळली। ऑटो चालकाला थांबवून चौकशी केली असता संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले। यशोधरानगर पोलिसांनी अटक केलेल्या दोन्ही आरोपी विरुद्ध विविध कलमाखाली गुन्हा दाखल केला आहे। त्याचवेळी आरोपीकडून 32 गॅस सिलेंडर, एक वजन यंत्र आणि टिल्लू पंप जप्त करण्यात आला आहे। तुर्तास ब्रेक झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर। ब्रेक नंतर पुन्हा आपलं स्वागत। बुलढाणा एज्युकेशन सोसायटी आर्ट अकॅडमी तर्फे आज बुलढाणा शहरातील एडेड हायस्कूल तसेच शारदा ज्ञानपीठाचे भव्य प्रांगणावर बुलढाणा राष्ट्रीय मतदार दिन सशक्त लोकशाही करता मतदार साक्षरता कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। संघाचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय बुलढाणा व बुलढाणा एज्युकेशन सोसायटी बुलढाणा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने राष्ट्रीय मतदार दिन सशक्त लोकशाही करता
मतदार साक्षरता कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त शपथ देण्यात आली। यावेळी जिल्हाधिकारी डॉक्टर किरण पाटील, राधेश्याम चांडक, उपविभागीय अधिकारी शरद पाटील साहेब, तहसीलदार कुमरे, डॉक्टर प्रमोद देशपांडे यांच्यासह शाळेतील विद्यार्थी व पालकांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती। लोकशाही परंपरांचे जतन करू आणि व शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणुकीत बहुप्रतीक्षित ॲडव्हान्टेज विदर्भ 2025 खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे 7 ते 9 फेब्रुवारी दरम्यान नागपूरमधील अमरावती रोड येथील राष्ट्र तुकडोजी महाराज विद्यापीठाच्या कॅम्पस ग्राउंड येथे आयोजन करण्यात आले आहे। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेले आणि असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट द्वारे आयोजित या उपक्रमात विदर्भातील सर्वात मोठे इंडस्ट्रियल एक्सपो, बिझनेस कॉन्क्लेव्ह आणि इन्व्हेस्टमेंट समिट होणार आहे। गेल्या भरघोषेशानंतर यावर्षीच्या ॲडव्हान्टेज विदर्भाचे मुख्य उद्दिष्ट विदर्भाला उद्योगासाठी जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी धोरणात्मक फायदे, दळणवळण सुविधा आणि अफाट वाढीची क्षमता प्रदर्शित करणे हे आहे। या महोत्सवाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार, उद्योगपती, उद्योजक आणि शिक्षण तज्ज्ञांसह विविध क्षेत्रातील व्यावसायिकांना आकर्षित केले जाईल। विदर्भाची औद्योगिक वाढ आणि विविध क्षेत्रातील बलस्थाने अधोरेखित करून त्याला एक प्रमुख गुंतवणूक स्थळ म्हणून प्रोत्साहन देणे, बाजारातील ट्रेंड, वाढीची धोरणे आणि उद्योन्मुखी संधीवर चर्चा करून उद्योग क्षेत्रातील आघाडीचे नेतृत्व आणि नव इन्व्हेस्टकांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न करणे, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, कौशल्य विकास आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण सुलभ करणे हे देखील या ॲडव्हान्टेज विदर्भाचे उद्दिष्ट आहे। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि ये पूरी तरह विदर्भ के औद्योगिक विकास के लिए कटिबद्ध है। ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन विदर्भ। द मेन इंटेंशन इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन विदर्भ। विदर्भ समृद्ध हो, संपन्न हो और विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिले और विदर्भ के किसान हो, युवा हो, सबकी प्रगति हो, और इसलिए ये मिशन के रूप में ये महोत्सव हम मना रहे हैं। इसमें मुझे बहुत खुशी है कि पिछले जब हमने कोशिश शुरू की तब से केवल मिहान में 1 लाख रोजगार अब क्रिएट हुए हैं, जिसकी लिस्ट मेरे पास उपलब्ध है। और एडवांटेज विदर्भ के माध्यम से मिहान और विदर्भ का इंडस्ट्रियल एरिया है वो पकड़कर कम से कम अगले 4 साल में करीब 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार तैयार करना हमारा उद्दिष्ट है। और ये उद्दिष्ट है, इसमें हमारी सबकी प्राथमिकता है गढ़चिरौली जिला, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट करके गढ़चिरौली का उल्लेख किया जाता है। वहाँ आयरन ओर है और मैंने बीच में ये विश्वास के साथ कहा था कि गढ़चिरौली जिला ये महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ऐसा जिला निश्चित रूप से 5 साल के अंदर होगा। वो सपना पूरा होने की तरफ जा रहा है और बड़े समय, बड़े प्रमाण पर एक स्टील इंडस्ट्रीज़ का हब अब गढ़चिरौली और नागपुर विभाग में बड़े प्रमाण पर स्टील इंडस्ट्रीज आ रही है। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री इस एडवांटेज विदर्भ में उन इंडस्ट्रियों के साथ जो डिटेल करार, एम्प्लॉयमेंट से लेकर बाकी बातों का कुछ करार फॉर्मली डावोस में हुआ है। पिछले साल हमने जो एडवांटेज विदर्भ किया था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और लोगों से ही इस बार ऐसा मैसेज आया कि हर साल होना चाहिए। ये गडकरी साहब का भी हमको सपोर्ट था। तो अभी 2025 में हम फिर से सेकंड टाइम एडवांटेज विदर्भ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे हर साल की तरह इंडस्ट्रियल एक्सपो रहेगा। पिछली बार करीब 240 स्टॉल थे, इस बार 300 स्टॉल है। अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर जो विदर्भ में स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, जैसे कि माइनिंग, स्टील, IT और कई सारे, उसके ऊपर बिजनेस कॉन्क्लेव भी है।
चर्चा होगी, अलग अलग एक्सपर्ट्स आएंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, बड़े पर्सनालिटीज उस बिजनेस से रिलेटेड और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री, इनका आपस में चर्चा होगा, कोलैबोरेशन होगा, डिस्कशन होगा कि हमारे यहाँ उस सेक्टर से रिलेटेड व्यवसाय कैसे बढ़ाया जाए। उसी तरीके से नए नए इन्वेस्टर्स को भी हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो आके विदर्भ देखें और हमारे यहाँ के जो एडवांटेजेस है वो इस अपनी विजिट के थ्रू हम उनको दिखाएंगे, ताकि वो नए इन्वेस्टर्स भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सके और प्लांट्स लगा सके, फैक्ट्रीज लगा सके। इसके अलावा एक नई चीज़ और हमने की है इस बार, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन इस एडवांटेज विदर्भ में हमको मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग अलग एजेंसीज जो हमारी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड रहती है, जैसे कि मैंने मेंशन किया जेम पोर्टल, जो एक गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, छोटे छोटे एमएसएमईज उस पोर्टल पे जाते हैं और अपने गुड्स गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। उनकी कई सारी छोटी छोटी दिक्कतें रहती है, वो सॉल्व होगी, जेम की तरफ से सीनियर लोग रहेंगे। उसी तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से सीनियर ऑफिशियल्स रहेंगे, जीएसटी से रहेंगे, सेबी जो कि हमारा शेयर मार्केट के रेगुलेटर है, उनकी तरफ से भी सीनियर लोग रहेंगे। आज भी वो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो इन्वेस्टर्स को भी गाइड करेंगे। जो हमारे यहाँ विजिटर्स हैं, सभी का एक स्टॉल होगा। तो आज के तारीख में जैसे आप देख रहे हैं शेयर बाजार में ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो इन्वेस्टर्स को गाइड करेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टिंग करना। उसके अलावा हमारे यहाँ के जो छोटी कंपनीज हैं, अगर वो पब्लिक जाना चाहते हैं, आज एक बड़े शेयर मार्केट के अलावा एक छोटा शेयर मार्केट भी जिसको एसएमई एक्सचेंज कहा जाता है, उसमें छोटे छोटे कंपनीज भी, जरूरी नहीं है आप हजारों करोड़ या 100 करोड़ की कंपनी हो, छोटे कंपनीज भी जा सकते हैं, उनको भी गाइड करेंगे। स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने पोलीस दलात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांना राष्ट्रपती पदके घोषित केली। त्यात नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त डॉक्टर रवींद्र कुमार सिंगल यांना राष्ट्रपती पोलीस पदक जाहीर करण्यात आलं आहे। दिनाच्या निमित्ताने देशाची राजधानी दिल्लीत भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येतं। या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतीच्या हस्ते उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीचा सन्मान केला जातो। यामध्ये शाळकरी मुलं, तरुण आणि पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश असतो। यावर्षी देखील राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांना उल्लेखनीय कार्यासाठी राष्ट्रपती पदक जाहीर झालं आहे। यात पोलीस आयुक्त सिंगल यांना राष्ट्रपती पोलीस पदकाने सन्मानित करण्यात येणार असल्याने हे नागपूरकरांसाठी अभिमानास्पद बाब आहे। आज राज्यभरात काँग्रेसकडून ईव्हीएम हटाव या मागणीसाठी आंदोलन केले जात आहे। नागपूरमध्ये देखील काँग्रेसकडून आंदोलन करण्यात आले। भारत सारख्या एवढ्या मोठ्या लोकशाहीच्या देशामध्ये सामान्य लोक निवडणूक आयोग ईव्हीएम वर प्रश्न निर्माण करणार असेल तर निश्चितच काँग्रेस पक्ष सामान्य लोकांसोबत आहे। येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात अशी मागणी यावेळी करण्यात आली। तुम लोग हट जाओ थोड़ा सा। मशीन बंद करो, बंद करो, बंद करो, मशीन बंद करो, बंद करो, बंद करो, मशीन बंद करो, बंद करो, बंद करो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय। जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, जोर जुलूम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।
जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं निवडणूक पेपरवर निवडणूक पेपरवर निवडणूक पेपरवर निवडणूक हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, मुर्दाबाद, 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 हाय 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 हाय, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, अरे पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, अरे जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हमारा नारा है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे पेपर निवडणुका झाल्याच पाहिजे, झाल्याच पाहिजे, झाल्याच पाहिजे, नियम हटाओ। बहीण भावाचं नातं हे अतूट असतं असं आपण नेहमीच ऐकत आलो. मात्र एका बहिणीने ते आपल्या कृतीतून सिद्ध करून दाखवलं. काही दिवसापूर्वीच आई झालेल्या बहिणीने भावाला मरणाच्या दारात बघून चक्क आपली किडनी भावाला दिली. यात भावाला जीवनदान देण्याचं श्रेय बहिणीसोबतच गंगा केअर हॉस्पिटलच्या टीमला देखील जातं. कारण गंगा केअर हॉस्पिटलच्या टीमने नागपुरात पहिल्यांदाच दुर्बीणद्वारे किडनी प्रत्यारोपण करून भावाला जीवनदान देण्यात मोलाची कामगिरी केली आहे. हॉस्पिटलने आणखी एक महत्त्वाचा वैद्यकीय टप्पा गाठला आहे. रुग्णालयात प्रथमच दुर्बीणचा वापर करून किडनी प्रत्यारोपणाची यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या शस्त्रक्रियेत जिवंत दात्याकडून एक किडनी काढण्यात आली, जी वैद्यकीय क्षेत्रातील एक मोठे पाऊल आहे. या शस्त्रक्रियेच्या संपूर्ण टीममध्ये डॉक्टर रवी देशमुख, डॉक्टर अक्षय कुपलानी, डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख आणि डॉक्टर वैभव विखरे आणि डॉक्टर अक्षय बहे यांचा समावेश होता. हम केयर हॉस्पिटल की किडनी ट्रांसप्लांट टीम है एंड अभी हमने रिसेंटली एक किडनी ट्रांसप्लांट किया है जिसमें एक बहुत यंग लड़के की किडनीज़ ख़राब हुई पैदाइशी एक कंडीशन की वजह से, जिसके लिए काफ़ी सारी सर्जरीज़ की गई थी उनकी नेचुरल किडनीज़ को बचाने के लिए, बट फिर भी एक उम्र के बाद उनकी किडनीज़ ने जवाब दिया एंड किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी. हम शुक्रगुज़ार हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए जिन्होंने फैमिली से एक आगे बढ़ के फैमिली से ही डोनेशन का निर्णय लिया एंड पेशेंट को बहुत जल्दी किडनी मिली और वेटिंग पीरियड नहीं रहा. स्पेशली हम पेशेंट की जो बड़ी बहन है उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को बाजू रख के इस डोनेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ी. जबकि उनका एक बहुत छोटा बेबी था, फिर भी सब कुछ मैनेज करते हुए उन्होंने किडनी डोनेशन किया. ये प्रोसीजर हमने किडनी ट्रांसप्लांट का जो किया है वो स्पेशल इसीलिए और भी है क्योंकि यंग लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत यंग पेशेंट, बहुत यंग डोनर, एंड इस में जो चैलेंजेस थे वो क्योंकि जो रेसिपिएंट है, जो पेशेंट है, उनकी कई सर्जरीज़ पहले हो चुकी हैं, तो इससे ट्रांसप्लांट का प्रोसेस जो होता है, जो सर्जरी का प्रोसेस होता है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट होता है. नई किडनी के लिए जगह बनाना और नई किडनी ट्रांसप्लांट करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है एक रूटीन प्रोसीजर के मुकाबले. ऑल्सो इस केस में हमने लैप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमी की टेक्निक यूज़ की थी. इसका ये मतलब है कि जो किडनी डोनेशन हुई है डोनर की, वो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से की गई है. लैप्रोस्कोपिक टेक्निक के कई एडवांटेजेस हैं. लैप्रोस्कोपिक क्या होता है, शॉर्ट में बता दूं, टेलीस्कोप द्वारा किडनी को बॉडी से अलग किया जाता है एंड एक छोटे 2-2.5 सेंटीमीटर के इंसिशन से बॉडी से बाहर निकाला जाता है. सो लैप्रोस्कोपिक एक यंग फीमेल में करना बहुत वजहों से इम्पॉर्टेंट है. डोनर है, डोनर की लाइफ पूरे प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है. डोनर की रिकवरी बहुत फास्ट होती है लैप्रोस्कोपी से. कॉस्मेटिक अपनी लाइफ में वापस अपने काम कर सकते हैं एंड स्पेशली इस केस में उनका एक छोटा बेबी था तो अपनी नॉर्मल फैमिली लाइफ में वो जा सकते हैं.
डोनर को कब यानी कितने दिनों में डिस्चार्ज दिया जाता है? मैम डोनर को यूजुअली डे 2 यानी सर्जरी के 2 दिन बाद या डे 3 पे हम डिस्चार्ज करते हैं। ऑन एन एवरेज ये एक रहता है, हर केस अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज दूसरे या तीसरे दिन पे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। कॉस्ट वाइज थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है जो इक्विपमेंट लगता है। आप इमेजिन कर सकते हैं एक 15 सेंटीमीटर का कट देके अंदर हम एक जो विज़न अचीव कर सकते हैं वही विज़न हम एक टेलीस्कोप डाल के अचीव कर रहे हैं। तो जो कैमरा सिस्टम यूज़ होता है, बॉडी में जो नसें मोटी मोटी होती हैं जिससे किडनी अटैच्ड होती हैं, उसको क्लिप करना सेफली ताकि बाद में ब्लीडिंग ना हो, वो क्लिपिंग का प्रोसेस में जो एप्लीकेटर्स यूज़ होते हैं, ये एक हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है क्योंकि हमें डोनर की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये सारे जो डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव आती हैं। तो लेकिन फिर भी इसका जो अल्टीमेट कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फ्रॉम ओपन सर्जरी। तो केयर में एक्चुअली cost doesn't vary whether we do open surgery or laparoscopic. We have not charged them extra for laparoscopic donor nephrectomy, and care में we are not planning to charge extra for doing a laparoscopic procedure. It's the same charges which we have been doing for last. फ्यूचर में कोई Absolutely not. Absolutely not. Laparoscopic versus open, laparoscopic is preferred. Open surgery में इनिशियली पेन ज़्यादा रहता है, रिकवरी होते होते हर्निया हो सकता है, बट इसमें कुछ भी नहीं होगा। शी इज़ फाइन। 2 दिन में तीसरे दिन घर गई। आज का 15वां दिन है, कल ही आके गई है। 14 या 15 दिन में शी इज़ फिट, फाइन, एंड शी हैज़ गॉन बैक टू हर नॉर्मल रूटीन वर्क। घर के काम पूरे कर सकती है। वही यदि ओपन सर्जरी करती थी तो 15 दिन तो ऑलमोस्ट टाका निकालने तक 15 दिन रेस्ट लगता है, काफ़ी रेस्ट लगता है। एंड 15 दिन से लेके 3 महीने तक हेवी वेट लिफ्ट करना यूजुअली आज देम नॉट टू अवॉइड नॉट टू लिफ्ट हेवी वेट्स। हर्निया होने के चांसेस रहते हैं, वो सब इसमें नहीं होगा। जब भी हम भाई बहन की बात करते तो कहते कि भाई हमेशा बहन की रक्षा करते हैं। ये केस में यूनिक ये था कि बहन ने भाई को किडनी दे के उसकी रक्षा की है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज सोसाइटी की तरफ जा रहा है और वही मैं बताना चाहूँगा। तो दैट इज़ वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट ही किडनी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। टेक्निक मतलब जनरली इसके बारे में सर आप ज़्यादा बताएंगे। फिस्चुला फर्स्ट यानी इसका मतलब होता है कि फिस्चुला से ही डायलिसिस किया जाना चाहिए। ये पूरे वर्ल्ड वाइड यही प्रथा है क्योंकि फिस्चुला जब तक के अच्छा रहता है तब तक के डायलिसिस यानी पेशेंट को कोई कैथेटर और कुछ नहीं रहता है। तो हमको फिस्चुला से डायलिसिस करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट रहता है जिनको किडनी डिसीजेस होती है। ऐसे ही फिस्चुला हम 4 या 5 बना सकते हैं शरीर में, और जो भी एक फिस्चुला बना है उसको हमको बचा के रखना है। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रयोजन रहता है कि हमको बचा के रखना है। ये जो हमने अभी जिस पेशेंट का किया था ये भी 68 साल के थे। इनको फिस्चुला बंद हो चुका था, पहले 1-2 फिस्चुला फेल हो चुके थे, अब ये तीसरा फिस्चुला था जिसको हमको बचाना था। इसमें करीब 15-17 सेंटीमीटर की फिस्चुला के साइड की वेन में पूरा ब्लड क्लॉट बन चुका था। फिस्चुला के रीजन में टाइट स्टेनोसिस था, यानी बहुत ही सिकुड़न पैदा हो चुकी थी। और साथ ही साथ में इनकी जो सेंट्रल वेन होती है, ये सेंट्रल वेन भी पूरी तरह बंद थी। तो इसमें हमको 3 मेजर टास्क थे जिसको हमको इससे ट्रीटमेंट करना था। हमको फिस्चुला को खोलना था बलून से, और वो इतने बड़े क्लॉट को पिघलाना था, जो कि हमने एंजियोजेट करके एक नया इक्विपमेंट है जिसके थ्रू हम पूरा ब्लड क्लॉट पिघला देते हैं वहीं के वहीं, और उसी कैथेटर से, छोटे से कैथेटर से हम पूरे ब्लड क्लॉट को खींच के बाहर निकाल देते हैं। जो बहुत ही हल्का हल्का हो जाता है उसको हम खींच के भी बाहर निकाल देते हैं, और पूरी वेन को बाद में हम एंजियोप्लास्टी के माध्यम से खोल देते हैं ताकि वो काफ़ी बड़ी भी हो जाए। और ये वेन जब फिस्चुला तभी काम करते रहता है जब उनकी सेंट्रल वेन्स अच्छी रहती है। तो सेंट्रल वेन की भी हमने एंजियोप्लास्टी की। इस तरह की ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ही रेयर होती है। हार्डली इंडिया में 1-2 सेंटर्स में ही इस प्रकार के पहले काम हुए हैं। ये करके हमने पेशेंट की लंबी उम्र तो पक्की बढ़ाई है, क्योंकि जब तक कि इनका डायलिसिस होते रहेगा तब तक ही इनकी ज़िंदगी रहेगी। तो इस प्रकार हमने AVF, उसका एंजियोप्लास्टी और एंजियोजेट थ्रोम्बेक्टमी की प्रोसीजर की थी।
मित्रमैत्रिणीचं सूत जुडलं, मैत्रीचं रूपांतर प्रेमात झालं. दोघांनीही कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र प्रियकराने वेळेवर लग्न करण्यास नकार दिला. त्यामुळे नैराश्यात गेलेल्या प्रियसीने आत्महत्या केली. गिटीखदान पोलिसांनी प्रियकराविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलीस करीत आहे. तर तो तपास झाला, त्यामध्ये घरच्यांना आणि पोलिसांना काही गोष्टी आढळून आल्या की तिचे चॅट्स म्हणा किंवा तिनं जे कॉलिंग केलेले त्या अनुषंगानं तिच्या एका मुलासोबत प्रेमसंबंध होते आणि त्यानं त्या मुलानं नकार दिला विवाह करण्यासाठी. मग त्या डिप्रेशन आणि त्या तणावामध्ये तिने आत्महत्या केलेली आहे. या संदर्भात पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि याचा तपास चालू आहे. तपासामध्ये आरोपीला अटक करणं आणि इतर बाबी ज्या आहेत त्याच्या पूर्तता करून नक्की आणखीन दुसरा काय अँगल आहे का त्यामध्ये, त्या दुसरा काय तपासाच्या बाबतीत आणखीन आम्ही सखोल तपास करू आणि यामध्ये आणखीन काही पुरावा मिळतोय आणि आणखीन कुठला अँगल आहे काही तपासादरम्यान निष्पन्न करून त्यानुसार आपण दोषारोपपत्र कोर्टामध्ये सादर करू. सोशल मीडियावर उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथील एका महिला न्यायाधीशाची मैत्री करून बदनामीची धमकी देणाऱ्या आरोपीला देलगूर पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय. दरम्यान नांदेडच्या देलगूर येथील हिमाचल उर्फ हिमांशू देवकते या आरोपीने उत्तर प्रदेशातील एका महिला न्यायाधीशासोबत सोशल मीडियावर मैत्री केली होती. मोठा व्यावसायिक असून माझ्या मोठमोठ्या फॅक्टरी आहेत असे सांगून त्याने दुसऱ्याच्या फॅक्टऱ्या दाखवून सदर महिलेस विश्वासात घेत लग्न करण्यासाठी महिलेशी संपर्क साधला होता. दरम्यान महिला न्यायाधीशांनी लग्नास नकार दिल्यानंतर आरोपीने महिला न्यायाधीशाचे फोटो सोशल मीडियावर टाकून बदनामी करण्याची वारंवार धमकी दिली आणि नंतर 50 लाख रुपयाची खंडणी मागितली. तू माझी पत्नी म्हणून गावी महाराष्ट्रात नाही आल्यास आणखी बदनामी करून तुझे जीवन संपवेल अशा धमक्या देखील या आरोपीने महिला न्यायाधीशाला दिल्याचे समोर आले आहे. अखेर महिला न्यायाधीशाच्या तक्रारीवरून 15 जानेवारीला आरोपीविरुद्ध मेरठ येथील सिव्हिल लाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तेव्हापासून तेथील पोलीस आरोपीचा शोध घेत होते. दरम्यान मेरठ पोलिसांनी देलगूर पोलिसांच्या मदतीने देलगूर तालुक्यातील तमलूर येथील हिमाचल उर्फ हिमांशू मारुती देवकते या आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. आरोपीला ताब्यात घेऊन मेरठ पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आलं असून पुढील तपास उत्तर प्रदेश पोलीस करीत आहे. एक सिव्हिल लाईन मेरठ जिल्हा राज्य उत्तर प्रदेश असा एक गुन्हा दाखल झाला होता, ज्यामध्ये एक महिला तक्रारदार होती. त्यांनी असा तक्रार दिला होता की एक महाराष्ट्राचा मुलगा आहे, ते बेसिकली देगलूर बिलॉंग करतो आणि देगलूरमध्ये एक आहे तमलूर तालुका देगलूर यांनी एक सोशल मीडियावर ओळख करून की मी मोठा बिझनेसमॅन आहे, माझी दारू वगैरेची फॅक्टरी आहे, मी LLB शिकलेला आहे आणि ते एक JMFC सोबत ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज सोबत ओळख करून त्यांची फसवणूक केलेली आहे आणि आत्ता सोशल मीडियावर फोटो वगैरे टाकून जवळपास 50 लाख असा 50 लाखची खंडणी मागत आहे. जर तुम्ही देणार नाही मी तर सोशल मीडियावर व्हायरल करणार असा फिर्यादवर एक 10/2025 असा गुन्हा दाखल झालेला आहे मेरठमध्ये आणि त्याची माहिती मिळताच मी देगलूर पोलीस स्टेशनला इन्फॉर्म केला. एक टीम पाठवून जे आरोपी आहे सदर आरोपी यांना अटक करून उत्तर प्रदेश पोलीसला दिलेला आहे आणि त्याच्यावर पुढील कारवाई चालू आहे. सध्या अमरावतीत शेतकरी कर्जमाफी या मुद्द्यावर बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, शेतकरी सगळ्यात मूर्ख आहे. शेतकऱ्यांना मूर्ख यासाठी म्हणतो की त्यांनी पुन्हा सत्तेवर कोणाला बसवलं, ज्यांना सत्तेवर बसवलं त्यामुळे आता तुम्ही कशाला रडत आहात. शेतामध्ये जे आपण पेरतो तेच उगवतं असं म्हणत सरकारला टोला लगावला. शेतकरी सगळ्यात मूर्ख आहे असं मी त्या ठिकाणी म्हणणार आहे. मागचं सरकार होतं, त्याच्या मागचंही सरकार होतं, त्यांनी कर्जमाफी देतो, इंटरेस्ट माफी देतो, आम्ही तुमचा 7/12 कोरा करतो. मी मूर्ख याच्यासाठी म्हणालो शेतकऱ्याला की त्यांनी पुन्हा सत्तेवरती कोणाला आणलं आणि आता कशाला रडत बसलाय. शेतामध्ये तुम्ही जे पेरणार आहात तेच उगवणार आहात, दुसरं तिसरं उगवणारं नाही आहे. त्याच्यामुळे जे माफी करणारं सरकार नाही ते आता सत्तेमध्ये आल्यानंतर आम्ही माफी करणार नाही म्हणत असतील तर नवीन काही आहे. निसर्गाच्या नियमाच्या विरोधात तुम्ही जर वागणार असाल
तर ते भोगावं लागतं. शेतकऱ्यांनी ह्याचा पहिल्यांदा असा विचार केला पाहिजे. तुर्तास इथेच थांबूया. बघत रहा VKB न्यूज. नमस्कार.